नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने-माने जियोपॉलिटिकल और जो रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, रॉ में काम कर चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेवाएँ देश के लिए अर्पित कर चुके हैं, कर्नल आरएसएन सिंह साहब। सिंह साहब, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। सिंह साहब, कल ट्रम्प साहब का बयान आया कि हम इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान पर कि खार्ग द्वीप पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। तमाम तरह के उनके बयानों में इतने उतार चढ़ाव रहते हैं और सप्ताह में कम से कम 2 बार तो उनके बयान बदल ही जाते हैं। एक बार कुछ कहते हैं, दूसरी बार कुछ कहते हैं। लेकिन इतना लंबा युद्ध खिंच गया है, बहुत सारे देश पीड़ित हैं। उनके यहाँ महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी हैं। करीब 20 से 22% तेल का आवागमन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है और वो पूरा डिस्टर्ब है। सैकड़ों शिप्स खड़े हुए हैं, उनको राह नहीं मिल रही है। तो अमेरिका ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट कर देता है दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कि अल्टीमेटली कई बार लगता है कि जानबूझ करके ये सब हो रहा है, कई बार लगता है कि जैसे दुनिया को परेशान करने का बीड़ा उठा रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टि से देखते हैं? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो उतार चढ़ाव जो बयानबाजी जो हो रही है, पिछले कुछ 3-4 दिनों में बहुत कुछ बदला है। और जो पूरा इनका डॉक्ट्रिन है इजरायलीज का और अमेरिकन्स का, खास करके इजरायलीज का, वो बदला है। पहले वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्चर्स को टारगेट करते थे, एयर डिफेंस नेटवर्क को टारगेट करते थे, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को टारगेट करते थे, जो विजिबल नोड्स थे उनको टारगेट करते थे। 2-3 दिन पहले उन्होंने जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो महाशहर में है उसी को ही टारगेट किया, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ही टारगेट कर दिया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पहले इन्होंने कोई जब बेरूट पे हमला हुआ था इसका, लेबनान का, इजराइल का, उसके एवज में, उसके रिस्पांस में ईरान ने कोई 30 मिसाइल दागे थे और उसका कोई असर हुआ नहीं। तो मिसाइल का अब ये स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है ईरान के लिए। दूसरी बात है, नेतन्याहू ने भी अभी एक लेबनान के लोगों को के लिए एक मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, हम आपके आम लेबनान के नागरिक, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम हिजबुल्लाह के खिलाफ है। और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी बहुत इंटरनल प्रेशर पड़ रहा है। उनका जो एक और जो राइवल शिया विंग, राइवल नहीं, एक अमल अमल है शायद उसका नाम, वो भी इनके साथ अब कह रहा है भाई कि हम आपके तरीके हमको भी पसंद नहीं है। तो काफी कुछ ये हो रहा है। इसी बीच इजराइल ने, आपको तो मालूम है, लिटनी रिवर तक वो इलाका पूरा कब्जा कर लिया है और वो छोड़ने वाला नहीं। लेकिन इन सब के और यहाँ पे क्या हुआ है कि जब ये पेट्रोकेमिकल्स को ये करने के बाद आप मालूम होगा कि एक AH-64 हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका जो रेस्क्यू मिशन हुआ वो एक रोबोटिक बोट के द्वारा हुआ। और जो 2 पायलट्स थे वो फ्लोट कर रहे थे पानी में, अंधेरे का वक्त था। वाटर्स जो है वो बहुत कंटेस्टेड है, उसमें माइंस भी है, उसमें ईरान के फास्ट अटैक क्राफ्ट भी ये कर रहे हैं। और उस कंटेस्टेड वाटर में अगर बैंड रेस्क्यू मिशन जाता और अगर वो उसके और भी अगर कैजुअलिटी होते, तो ये एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक होता। लेकिन उस कंटेस्टेड वाटर्स में एक रोबोटिक बोट को वहां से निकाल कर ले आया
और ईरान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि ये दोनों पायलट वो पकड़े जाए, मतलब उनको वो कैप्चर कर लेंगे और फिर एक बार्गेनिंग चिप हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और ये कई सवाल अगर ये करता है कि अगर एक रोबोटिक बोट बिल्कुल उनके नाक के नीचे से अगर पायलट्स को ले आ सकता है, तो अगर वो रोबोटिक बोट में अगर वेपन्स को ये कर दिया जाए, उसको आर्म कर दिया जाए, तो फ्यूचर वॉरफेयर पे उसका क्या असर पड़ेगा। जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर जो अभी तक इनका जो पूरा डॉक्ट्रिन रहा है ईरान का, वो एसिमेट्रिक का तो फिर कोई फायदा ही नहीं रह गया ना। उनकी पूरी एसिमेट्रिक वॉरफेयर यही थी कि हम कन्वेंशनल वॉर तो जीत नहीं सकते, लेकिन हम ये मॉस्किटो फ्लीट्स के द्वारा और ये ड्रोन्स के द्वारा हम फिर भी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो वो एक पूरा इक्वेशन जो है वो बदलने पर, मतलब ऐसी संभावना है कि भविष्य की लड़ाई में वो शायद एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। जी। और आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये जो रोबोटिक बोट जो इस्तेमाल किया गया है, ये यूएस फिफ्थ फ्लीट के पास है। और जो फर्म इसमें बनाती है, उस फर्म के एक को फाउंडर जो है वो एक भारतीय है। उनमें से उनका नाम है विभव अल्तेकर। ठीक है। तो ये 24 फीट लंबा ये इन्होंने रोबोटिक बोट बनाया है, जो कि 35 नॉट्स स्पीड एक्वायर कर सकता है और रेंज इसका 1000 नॉटिकल माइल्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये पूरा पावर्ड है। ठीक है ना। और ये नेवी सील्स भी मतलब इस्तेमाल कर रही है इस। तो ये एक बहुत बड़ी ये घटना। तो उसके बाद से ये लगातार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ये लगातार ये बमबारी हो रही है। और शायद अब आपको कुछ अच्छी खबर, मैं 2-3 दिन के अंदर में आपको कुछ अच्छी खबर मिलेगी। मेरा अपना ऐसा दाजा है। ईरान के अंदर में क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इनसाइट्स बहुत कम है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि आईआरजीसी में टूट पड़ना बिल्कुल लाजमी है। एक तो ये भी खबर हो रही थी कि उस दिन की बमबारी में वहीदी मारा गया है। आज भी कुछ ऐसी इसकी पुष्टि की जा रही थी, बट अभी भी मैं फुल्ली कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में। एनीवे, लेकिन जो बड़ी बात आपने कही कि देखिए ये क्या जानबूझ के करता है अमेरिका, क्या करता है, तो आपको मैं इस तरह से आपके दर्शकों को समझा दूं कि अगर पूरी दुनिया का मैप ले ले आप, तो अमेरिका जो है इस सुपर पावर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ऑलमोस्ट मोर देन $900 बिलियन का उनका डिफेंस बजट है। आपका $90 बिलियन है, उसका $900 बिलियन है। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वो डिप्लॉय किए हुए हैं। तो ग्लोबल पुलिसिंग भी करता है वो। तो जब इतना बड़ा डिफेंस बजट हो, इतनी बड़ी वो हो, मिलिट्री पावर हो, तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए वो उसकी जो स्ट्रैटेजी अभी तक रही है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 स्ट्रैटेजी, कि अगर नक्शे पर आप देखें तो वेस्ट में वो यूरोप को इस्तेमाल करता है अपने एज ए लिवरेज। फिर इधर चले आए ईस्ट की तरफ, तो मिडिल ईस्ट में इसराइल को इस्तेमाल करता है, मतलब पे डिपेंडेंट है। और अगर ईस्ट थोड़ा सा चले जाएं तो पाकिस्तान पे कुछ हद तक डिपेंडेंट है। और थोड़ा ईस्ट चले आए तो जापान, फिलीपींस, ये उस पर डिपेंडेंट है। हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बाय वर्च्यू ऑफ आवर लोकेशन इन द इंडियन ओशन, हम दोनों तरफ अपना वजन डाल सकते हैं, इधर ईस्ट की भी तरफ और उसके वेस्ट के भी तरफ, इस तरफ मिडिल ईस्ट के भी तरफ। तो इसीलिए भारत जो है वो सबसे एक पिविटल पोजीशन है। लेकिन जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल
वो एक तरह का अमेरिका का पिवट है उस रीजन में, मिडिल ईस्ट। अगर इसराइल को आप निकाल देंगे तो फिर अमेरिका का वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा, और शायद इसीलिए इसराइल को क्रिएट भी किया गया था। लेकिन एक देखिए सर, क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध में अमेरिका का क्या मतलब, हम अगर ऑयल एनर्जी आर्किटेक्चर को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा इस युद्ध का अमेरिका में रहा। आपके दर्शकों को बता दूं कि 2015 में यूएस ने जो बैन लगाया था, वो 73 के बाद वो 40 साल का बैन लगा हुआ था, सेल्फ इम्पोज्ड बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल। ठीक है, और उसको 2015 में उन्होंने रिपील कर दिया। और नहीं, वो अरब्स ने एम्बार्गो लगाया था उनके वॉल पे, तो जब 73 में अरब एम्बार्गो जो हुआ था यम कपूर के वॉर के बाद में, बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट टू इसराइल, अमेरिकन सपोर्ट टू इसराइल, तो सेल्फ इम्पोज्ड बैन को, जैसा मैंने कहा, 2015 में उसको रिपील किया। और चौधरी साहब महज 10 साल में जब उसने अपने वाइडर वर्ल्ड को अपने ऑयल वो रीच आउट किया अपना ऑयल को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, 10 साल के अंदर में वो दुनिया का अभी सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है। अब है क्या कि देखिए, ऑयल जो है दुनिया का एनर्जी आर्किटेक्चर ही नहीं तय करता है, वो स्ट्रैटेजिक आर्किटेक्चर भी तय करता है और जियो पॉलिटिक्स भी तय करता है। अगर 70 से अभी तक का ग्लोबल सफर हम देखें एनर्जी आर्किटेक्चर का, तो देखिए कितना बदल गया है। वो मिडिल ईस्ट की तरफ से वो यूएस की तरफ शिफ्ट हो गया है, और इस शिफ्ट के कारण यूएस ना केवल एक मिलिट्री पावर है, उसके साथ साथ वो एक एनर्जी पावर भी बन गया है। 15 सालों में क्या हुआ आपको मैंने बताया। 2025 में अब ग्लोबल डिमांड जो था ऑयल का था 104 मिलियन बैरल्स पर डे, और 2010 में वो 87 मिलियन बैरल्स पर डे था। तो ये 17 मिलियन बैरल्स पर डे का जो इंक्रीज हुआ ग्लोबल डिमांड में, उसका जो सब बड़ा शेयर जो था उस डिमांड का अमेरिकन जो ऑयल कंपनीज है वो उसको केटर करने लगी। ठीक है, और इजरायली फैक्टर तो है ही कॉमन, उस समय भी कॉमन था, 70s में भी कॉमन है, और आज भी इजरायली फैक्टर ही कॉमन है। एक्चुअली वही सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है। अब मान लीजिए अगर इजराइल फैक्टर नहीं होता तो ये शिफ्ट भी नहीं पॉसिबल होता। द शिफ्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड ओपेक टू यूएसए, अगर ये इजराइल फैक्टर नहीं होता तो पॉसिबल ही नहीं था। ये इस रीबैलेंसिंग में, दोनों में, उस समय भी 73 में और आज भी, ये जो रीबैलेंसिंग हुआ है उसमें इजराइल जो है वो एक कॉमन फैक्टर है। और एक लंबे समय तक, जैसा मैंने बताया, कि यूएस मिडिल ईस्ट के ऑयल पर बिल्कुल डिपेंडेंट था। 1973 में जब ओपेक ने यूएस पर एम्बार्गो डाला, क्योंकि उसने इजराइल को सपोर्ट किया था, और तो उस अमेरिका बहुत सफर कर रहा था इकोनॉमिकली। लेकिन धीरे 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 ये बैलेंस शिफ्ट करता रहा, और फिर रशिया यूक्रेन वॉर और यूएस और ईरान वॉर जो भी चल रहा है ने सब कुछ बदल दिया। रशिया यूक्रेन वॉर और यूएस प्लस इजराइल वर्सेस ईरान
जो युद्ध है इसने पूरा जो बैलेंस है वो बदल दिया, बिल्कुल उल्टा हो गया यूं कहें। सऊदी अरेबिया का जो डोमिनेंस था सऊदी अरेबिया और रशिया का, वो खत्म हो गया। और उनके डोमिनेंस के खत्म होने से जो अमेरिकन कंपनीज है उनका एनर्जी मार्केट पर जो उनकी जो ग्रिप जो थी वो और मजबूत होती चली गई। ये यूं कहें कि यूएस की जो तकदीर जो थी एनर्जी को लेके, जैसा कि मैंने पहले कहा 2010 से बदलनी शुरू हो गई, जब वो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन शेल टेक्नोलॉजी के बदौलत उसने छलांग लगाई। और इस शेल टेक्नोलॉजी के कारण, इसके बदौलत पहले यूएस दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसर बना और उसके बाद ऑयल प्रोड्यूसर। जब ये जो लड़ाई अभी चल रही है, इस लड़ाई के कारण सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट्स में डिसरप्शन हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर के बदले जो ड्रोन अटैक्स किए यूक्रेन ने, उसके साथ रशियन एक्सपोर्ट्स भी काफी सफर किया है, और यूएस सैंक्शंस भी के कारण भी। और इसी बीच यूएस दुनिया का नेट ऑयल प्रोड्यूसर बन गया, नंबर वन ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। इन दोनों युद्ध का आप देखेंगे कि जो सीधा फायदा जो है वो यूएस को मिला। अब जब ये युद्ध समाप्त हो जाती है, जब भी समाप्त होती है, तो चिंतन करने वाली बात है, विश्लेषण का विषय है कि क्या फिर एनर्जी आर्किटेक्चर का रिकॉन्फ़िगरेशन होगा? अगर होगा तो किसके फेवर में होगा? ये सब सोचने वाली बात है। लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूं। ये देखिए पिछले एक साल में क्या हुआ। 2025 और अभी 2026 में, तो 2025 में यूएस का जो प्रोडक्शन था वो 6.6 बिलियन बैरल्स पर डे। इस साल में वो बढ़ के 10.5 मिलियन बैरल्स पर डे हुआ। यानी कि इस छोटे समय के दौरान 3.9 मिलियन बैरल्स पर डे का अमेरिका के प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। और वहीं अगर सऊदी का ले लें तो 2025 में 8.1 मिलियन बैरल्स पर डे था, वो घट के 5.9 मिलियन बैरल्स पर डे हो गया। यानी कि 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे का लॉस। रशिया का 2025 में 5.8 मिलियन बैरल्स पर डे था, और इस बार अभी मई में 7 बिलियन बैरल्स पर डे है। रशिया को भी हल्का सा गेन हुआ है 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे का। तो आप देखें कि अगर 2002 से लेके 2026 का आंकड़ा ले लें तो 22 मिलियन बैरल्स पर डे। ठीक है ना? यानी कि वो ट्रेबल कर गया है उसका जो यूएस का प्रोडक्शन जो है वो। और 2000 और 2010 के बीच में रशिया का जो है वो 6 मिलियन बैरल से बढ़ के पर डे से
बढ़ के 10 साल में वो 10 मिलियन बैरल्स पर डे हो गया, और फिर घट के 7 मिलियन बैरल्स पर डे आ गया बिकॉज ऑफ द वॉर। ठीक है। और उसके बाद से 2020 के बाद से रशिया का जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन वो एक तरह से स्टैग्नेट कर रहा है। अब है क्या सर कि ये देखिए, प्राइसिंग पावर, पहले जो प्राइसिंग पावर जो था, जो लोग तय करते थे कि ऑयल का दाम क्या होगा, वो ओपेक तय करता था, और वो अब यूएस की तरफ शिफ्ट कर गया। अब वो लोग तय करते हैं कि ऑयल का प्राइस क्या होगा। और यह भी ध्यान में रहे कि कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया या रशिया, वहां पे सरकारें तय करती हैं कि ऑयल का प्रोडक्शन कितना होगा और उसका कितना एक्सपोर्ट होगा और प्राइसिंग क्या होगा, वो सरकारें तय करती हैं। लेकिन यूएस में जो प्राइवेट कंपनीज है वो तय करती। अब ये मैंने कहा कि ओपेक से अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर गया। यूएई के ओपेक से निकल जाने के बाद, तो 60 साल के बाद, वो यूएई एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, एनर्जी प्लेयर ओपेक का, वो उसका एग्जिट हो जाता है। और इसका भी सीधा फायदा अमेरिका को पहुंचता है। और तो ईरान का जो हमला हुआ यूएई पर, अगर आप देखें तो उसका सबसे बड़ा फायदा तो अमेरिका को हुआ। और अब यूएई का कहना है कि भाई जब हम पर हमला हुआ, आप लोगों ने, किसी ने सॉलिडेरिटी मेरे साथ नहीं दिखाई, एकता नहीं दिखाई, तो मैं रह के क्या करूंगा। तो आप देख लीजिए किस तरह से आर्किटेक्चर बदल गया। एक मिडिल ईस्ट का कंट्री ओपेक को छोड़ दिया। अब ऑयल एक्सपोर्ट्स का जहां तक जो नंबर 1 पोजीशन है या न्यूमरो यूनो पोजीशन है, ये क्या करता है, इसका परिणाम क्या होगा है, इम्पैक्ट क्या है, कि अब वॉशिंगटन अपने एलाइज और राइवल्स के पास उसके उनके संदर्भ में एक बहुत बड़ा, उसको एक पावरफुल लेवरेज मिल गया। और यूएस जो है अभी तक यूरोप का को लार्जेस्ट, अभी अमेरिका यूरोप का सबसे बड़ा क्रूड प्रोवाइड, सबसे ज्यादा तेल बेच रहा, क्रूड दे रहा है। यूरोपियंस इस ओवर डिपेंडेंस से खुश नहीं है, लेकिन उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एप्रीहेंशन इन द यूरोपियन कंट्रीज। और साथ साथ जो ट्रंप साहब जो टैरिफ को लेके जो रवैया अपनाते हैं, ये ओवर डिपेंडेंस के साथ अगर उसको कपल करके देखें तो इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब एक प्रोपोजिशन फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। और एक मैं आंकड़ा दे दूं आपको, 2021 में अपना 37% रिक्वायरमेंट ऑयल का यूरोप अमेरिका से लेता था, और यूक्रेन वॉर में जो 2022 में शुरू हुआ, उसके बाद से वो 37% से बढ़ के वो 47% बढ़ गया। 10% इंक्रीज हो गया। जी जी, 10% इंक्रीज। और जो हमारा, जहां तक हमारा सवाल, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर मिडिल ईस्ट से कोई ऑयल लेता है तो वो एशियन कंट्रीज है, इंडिया, चाइना, जापान। अगर इस युद्ध से कोई सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है एनर्जी के मामले में, सप्लाईज के मामले में, वो इंडिया है।
कुछ हद तक रशियन सप्लाईज ने सिचुएशन को मिटिगेट किया, लेकिन सिचुएशन को वो बिल्कुल मतलब वो बैलेंस नहीं, उस स्थिति में नहीं है कि वो बैलेंस कर सके। यहां तक कि आप देखेंगे कि जो बहुत सस्ता क्रूड ऑयल जो मिलता था शैडो फ्लीट के द्वारा या दूसरे मतलब जो चाइना को मिलता था ईरान से बहुत कम दामों में एट लिटरली थ्रो अवे प्राइसेस, उसके कारण वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में वो एक अपना एज बनाए हुए था। अब वो एज भी जाता रहा। तो सबसे ज्यादा मेरा कहने का मतलब है कि द एशिया वाज हैज बीन अफेक्टेड बाय द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है सर जी। लेकिन आप देखिए कि अब यूएस पर निर्भरता बढ़ती गई इस दौरान, और पिछले साल और जो यूएस ऑयल एक्सपोर्ट्स का 37% एशियन कंट्रीज ने खरीदा पिछले साल। और इस 26 फरवरी के बाद जब से ये वॉर शुरू हुआ है, इस मई में वो 37% से 57% तेल जो है एशियन कंट्रीज वो भी अमेरिका से ले रहे। तो आप देखें किस तरह से ये एनर्जी शिफ्ट ये पूरा हो रहा है। और अगर युद्ध में अगर एनर्जी के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट का केवल एनर्जी ही एक डिटर्मिनेंट, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेटर। इसके और कई लेयर्स हैं, कुछ इकोनॉमिक लेयर्स हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल लेयर्स हैं, कुछ इसमें थियोक्रेटिक लेयर्स हैं। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि अभी जो लेवरेज है ऑयल का, जो चाबी जो है तेल की, ऑयल प्राइसिंग की, ऑयल प्रोडक्शन की, वो अभी अमेरिका के हाथ में चली गई है। ये युद्ध का सबसे बड़ा गेन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। और ये भी बता दूं कि किसी भी युद्ध से अमेरिका को नुकसान नहीं होता है आर्थिक रूप से, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। तो ये मैं एक के दर्शकों के सामने हम ये थोड़ा इसको समझाने की कोशिश मैंने की है। कोई अगर सवाल हो तो आप उसको ही कर सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस युद्ध से और जो भी रूस और यूक्रेन के बीच भी चल रहा है, 4 साल हो गए, जो डी डॉलराइजेशन का एक खतरा पैदा हो गया था, उस खतरे को भी टालने में कामयाब हो रहा है यूएस? ऑब्वियसली जब उसके पास ये एनर्जी, जब ऑयल का लेवरेज, उसकी चाबी उसके हाथ में आ गई है, जब वो तय करेगा कि प्रोडक्शन क्या होगा, प्राइसिंग क्या होगी, तो डॉलर का वर्चस्व को तो कहीं अभी मुझे खतरा नहीं दिख रहा। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और यही वजह है कि युद्ध ये लंबा भी खींच रहा है। और जैसा सिंह साहब ने कहा है, आज व्हाइट हाउस से भी इस तरह के संकेत दिए गए हैं कि अगले कुछ दिनों में समझौता सिरे चढ़ जाएगा, यूरोप के किसी कंट्री में इस पर सिग्नेचर होंगे, और उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी संभवतः समझौते के मौके पर मौजूद रहेंगे। एक और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि देखिए ये 70s में भी हुआ था कि जैसे मैंने कहा, होर्मुज उस समय भी बंद हुआ था, दुनिया पर काफी असर पड़ा था उस समय। 73-74 में होर्मुज से 4 मिलियन बैरल्स पर डे से
ट्रांजिट होता था उससे। टुडे इट हैज इंक्रीज बाय 5 times, 20 million barrels पर डे। तो आप देखिए कि इस पर दुनिया पर कितना। और मैं अपने इस वर्तमान जो सरकार है उसको मैं दाद देता हूं कि इतनी बड़ी चर्निंग जिसको कहिए, या युद्ध के इसके जो दुष्परिणाम है उसको बहुत दक्षता से इन्होंने इसको फेस किया। नहीं तो इसका सीधा प्रभाव और भी हमारे लिए कष्टदायक हो सकता था। क्राइसिस में मैनेजमेंट जिस तरह का किया है मोदी सरकार ने, वो लाजवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।